Good morning, everyone. Yesterday we have completed the explanation of the chapter 2nd, that is federalism, and today we will going to start the exercises of this chapter or the NCERT questions. Let's start with the first question. Locate the following states on a blank outline political map of इंडिया, मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़, गोवा. इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंडिया का एक ब्लैंक पॉलिटिकल मैप लीजिए और उस पॉलिटिकल मैप पे ये जो चार स्टेट्स हैं मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा, इनको आइडेंटिफाई कीजिए. दिस ग्रीन वन, दिस इज द सिक्किम. This is Sikkim, and this blue one, this is Manipur. This red one, this is your Goa, and this orange one, this is your Chhattisgarh. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया के एक पॉलिटिकल मैप पे ये जो चार हमारे स्टेट्स हैं इनको आइडेंटिफाई कीजिए. ये हमारा सिक्किम है, ये हमारा मणिपुर है, ये छत्तीसगढ़ है और ये गोवा है. सो दीज आर द फोर स्टेट्स विच आर आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Identify and shade three federal countries other than India on a blank outline political map of the world. इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप पे कोई ऐसे 3 कंट्रीज मार्क कीजिए जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस में है एक्सेप्ट द इंडिया. इंडिया को छोड़कर बाकी ऐसे कोई भी 3 कंट्री जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप पे आपको आइडेंटिफाई करने हैं. हमारे वो 3 कंट्रीज जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है साउथ अफ्रीका, Pakistan और Australia. So here it is the South Africa. Here it is Australia. And here it is your Pakistan. वर्ल्ड के ऐसे 3 कंट्रीज जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो 3 कंट्रीज हैं. आपका साउथ अफ्रीका, यहाँ पे साउथ अफ्रीका लाई करते हैं वर्ल्ड मैप पे. ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. और वहाँ पे पाकिस्तान जो कि इंडिया के बहुत पास में है, यहाँ पे भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म में है, प्रैक्टिस में है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, point out one feature in the practice of federalism in India that is similar to and one feature that is different from that of the Belgium. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसे 2 फीचर्स आपको बताने हैं इंडियन गवर्नमेंट की जो फेडरलिज्म है जो यहाँ पे और बेल्जियम की फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिमिलर है, और कोई एक ऐसा फीचर जो इंडिया की फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और बेल्जियम की फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अलग अलग है. One feature in the practice of the federalism in India that is similar to the Belgium and one feature that is different from the Belgium. तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसे 2 फीचर्स बताने हैं. एक फीचर जो कि इंडिया और बेल्जियम की फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिमिलर है और एक फीचर जो इंडिया और बेल्जियम की फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस है. A similarity between the practice of federalism in India and the Belgium is the aspect of power sharing between the union government and the state government. एक इंडिया की फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और बेल्जियम की फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सिमिलर फीचर है वो फीचर ये है कि इंडिया में और बेल्जियम दोनों में पावर शेयरिंग की जाती है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. ये वो फीचर है जो इंडिया और बेल्जियम के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिमिलर है. और जो डिफरेंट फीचर है वो है, however, a notable difference is that India lacks a community government in practice whereas Belgium has one. इंडिया और बेल्जियम की जो फॉर्म ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इंडिया में कोई भी कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसी गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि बेल्जियम की फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है. सो द सिमिलैरिटी क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स और 2 tiers of government that is union government and state government. And difference
whereas Belgium have। सो एक जो सिमिलैरिटी है इंडिया और बेल्जियम की फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ये है कि इंडिया और बेल्जियम दोनों की ही जगहों पे जो दो टायर्स हैं गवर्नमेंट के, जो दो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, उनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। और जो डिफरेंस है वो ये है कि इंडिया के पास कोई भी कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो या फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट हमारे इंडिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी ग्रुप के लिए, जबकि बेल्जियम में जो है हर लैंग्वेज के लिए जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, एक डच स्पीकिंग के लिए, एक फ्रेंच स्पीकिंग के लिए और एक जर्मन स्पीकिंग के लिए। So let's move to the next question. What is the main difference between a federal form of government and a unitary one? Explain with an example. जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, उसका एक एक एग्जांपल भी आपको एक्सप्लेन करना है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर शेयर की जाती है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। और फेडरल फॉर्म का एग्जांपल कौन है? फेडरल फॉर्म का बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा इंडिया। जबकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में द पावर इज सेंट्रलाइज्ड विद द यूनियन गवर्नमेंट एंड देयर इज नो रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ पूरी की पूरी आपकी जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड होती है या फिर आप कह सकते हो एकत्रित होती है सिर्फ किसके पास? यूनियन गवर्नमेंट के पास। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जैसी जो है मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर उसका कोई भी ऐसा रोल नहीं होता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेवलेंट है? दैट इज द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। वहाँ पे जो नेशनल गवर्नमेंट है या फिर यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ही सारी पावर्स होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट ना तो एग्जिस्ट करती है ना उनके पास किसी तरीके की कोई पावर्स होती हैं। India, example India is a federal country with union government at the center and state governments at the state level and panchayati raj at the local level. So federal form of government का example हमारे पास इंडिया है। इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहाँ पे सेंटर पे कौन काम करता है? सेंटर में हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है। हर स्टेट में हमारे पास जो है स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं और लोकल लेवल पे हमारे पास क्या होता है? लोकल लेवल पे हमारे पास पंचायती राज बॉडीज होती हैं, बोथ एट द अर्बन लेवल एंड ऑल्सो एट द रूरल लेवल। सो क्या डिफरेंस है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग की जाती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, जबकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारी की सारी पावर सेंट्रलाइज होती है सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जैसी कोई भी उसका कोई रोल नहीं होता है या स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। फेडरल फॉर्म का एग्जाम्पल हमारे पास इंडिया है। इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहाँ पे एक हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट है सेंटर पे, एक स्टेट गवर्नमेंट है हर स्टेट में और पंचायती राज बॉडीज हैं लोकल लेवल पे। यूनिटरी फॉर्म का एग्जांपल श्रीलंका है। श्रीलंका जो है वहाँ पे सिर्फ एक नेशनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है जो कि हर लेवल पे काम करती है, चाहे लोकल लेवल है, चाहे स्टेट लेवल है, चाहे फिर सेंट्रल लेवल है, और इसी नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर्स होती हैं। एग्जाम्पल के लिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं एग्जिस्ट करती, सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पजेज़ के लिए कुछ सब यूनिट्स बना सकती है जिसको जो उसकी गवर्नमेंट के मतलब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में या लॉ मेकिंग में इन सारी चीज़ों में जो है हेल्प करे, और वो कम्प्लीटली यूनियन गवर्नमेंट पे या सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है कि वो उन सब यूनिट्स को कितनी अथॉरिटी या फिर कितनी पावर डेलीगेट करती है। सो यहाँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस की वजह से या कंट्री के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए कुछ सब यूनिट्स बना सकती हैं, और इट इज़ टोटली अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो उन सब यूनिट्स को कितनी पावर डेलीगेट करती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। State any two differences between the local government before and after the constitutional amendment in 1992। ये बोल रहा है कि जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं या फिर पंचायती राज बॉडीज़ हैं उनमें 1992 से पहले क्या सिचुएशन थी, और 1992 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशनली इम्प्लीमेंट किया गया तो उसके बाद पंचायती राज बॉडीज़ में क्या चेंजेस आए। लोकल गवर्नमेंट प्री 1992, लोकल गवर्नमेंट 1992 से पहले उनकी क्या कंडीशंस थी? इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। जो इलेक्शंस थे लोकल गवर्नमेंट्स के वो रेगुलरली नहीं होते थे।
लेकिन 1992 के बाद नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। लेकिन अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया कि जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके रेगुलर इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाएगा। सेकेंड, लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। 1992 से पहले जो लोकल गवर्नमेंट्स होती थी या फिर जो पंचायती राज बॉडीज़ होती थी उनके पास कोई भी पावर या कोई भी रिसोर्सेज खुद के नहीं होते थे जिससे उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल सके। After 1992, the state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. लेकिन 1992 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको बोला गया कि आप कुछ कॉमन अपनी कुछ पावर्स और अपने कुछ रेवेन्यू सोर्सेज लोकल गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करेंगे। ये शेयरिंग तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंपलसरी कर दी गई, लेकिन ये नहीं कहा गया कि इसका एक्सटेंट कितना होगा। ये जो शेयरिंग होती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ, इनका नेचर जो है वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। कुछ स्टेट अपनी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को ज़्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देते हैं, कुछ स्टेट अपनी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को जो है कम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पंचायती राज बॉडीज़ फ्रॉम बिफोर 1992 एंड इट इज़ आफ्टर 1992। 1992 से पहले इनके इलेक्शंस करवाना कंपलसरी नहीं होता था, इनके इलेक्शंस जो है वो रेगुलरली नहीं होते थे। और 1992 के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया गया कि आप जो है पंचायती राज बॉडीज़ के इलेक्शंस रेगुलरली कंडक्ट करवाएंगे। 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए कोई भी रिसोर्सेज उनको कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं दिए गए थे, लेकिन 1992 के बाद ये स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया कि आप अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को कुछ पावर्स, कुछ रेवेन्यू सोर्सेज जो हैं वो देंगे, और ये जो सोर्सेज होंगे, इनकी जो वेरिएशंस होंगे वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Fill in the blanks. Since the United State is a dash type of federation, all the constituent units have equal powers and states are dash vis-a-vis the federal government. But India is a dash type of federation and some states have more power than others. In India, the dash government has more powers. We have read in the chapter that United States is a coming together federation. United States is a Since the United States is a coming together federation, all the constituent units have equal powers and states are equal vis-a-vis the federal government, but India is a holding together federation. And some states have more powers than other. In India, the central government has more powers. Who has the more powers? The central government has more powers. इस क्वेश्चन में हमारे पास दो तरीके की फेडरेशन के एग्जांपल्स दिए गए हैं, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये इसमें बोल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक कमिंग टुगेदर जो है फेडरेशन है, जहाँ पे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब यानी जो स्टेट्स हैं उनकी इक्वल पावर्स हैं, और स्टेट्स के पास इक्वल पावर हैं जितनी किसके पास हैं, जितनी कि वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो यूएसए क्या है? यूएसए एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट इक्वल पावर्स हैं। बट इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है जहाँ पे सब कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है दूसरों से, और सबसे ज़्यादा पावर इंडिया में किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर्स। तो इस क्वेश्चन में दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, एक यूएसए का और एक इंडिया का। यूएसए एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। यूएसए में स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट इक्वल पावर्स हैं, जबकि इंडिया में जो स्टेट्स हैं और जो गवर्नमेंट स्टेट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास इक्वल पावर्स नहीं है। कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है, कुछ स्टेट्स के पास कम पावर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पावर है इंडिया में वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here are three reactions to the language policy followed in India. इंडिया में जो लैंग्वेज पॉलिसी फॉलो की जाती है उसके ऊपर तीन अलग अलग तरह के रिएक्शंस, तीन अलग अलग जो है इंसानों ने दिए हैं। Give an argument and an example to support any of these positions. इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स में से
आप किस आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हैं और एक एग्जांपल दीजिए कि इसमें से आप किस पोजीशंस को क्यों जो है उसके ऊपर एग्री कर रहे हैं। संगीता, द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथेंड नेशनल यूनिटी। संगीता जो है उसका व्यू पॉइंट ये है कि इंडिया में जो एकोमोडेशन की पॉलिसी अपनाई गई है, एकोमोडेशन की सभी लैंग्वेजेस को प्लेस देना, सभी रिलीजन्स को प्लेस देना, सभी कास्ट को इंपॉर्टेंस देना, तो ये एकोमोडेशन की जो पॉलिसी अपनाई गई है इससे क्या हुआ, इंडिया की जो नेशनल यूनिटी है वो मजबूत हुई है। सेकंड, अरमान अरमान कहता है द लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। कि इंडिया में जो लैंग्वेज बेस पे जो स्टेट्स क्रिएट किए गए हैं इससे क्या हुआ, ये हमारी कंट्री को डिवाइड करेगा, क्योंकि अब इसके बाद क्या हुआ, हर जो मतलब स्टेट है वो कॉन्शियस हो गया किस चीज़ के बारे में, अपनी लैंग्वेज के बारे में। थर्ड, हरीश, this policy has only helped to consolidate the dominance of English over all other languages। हरीश का व्यू पॉइंट ये है कि ये जो इंडिया में जो पॉलिसी लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई गई इसने सिर्फ किस चीज़ में हेल्प की, इंग्लिश का डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने में हेल्प की, किस चीज़ के ऊपर, बाकी सारी लैंग्वेजेस के ऊपर। सो हमारे पास ये तीन व्यू पॉइंट है। एक संगीता का व्यू पॉइंट, संगीता ये कहती है कि इस पॉलिसी ने इंडिया की यूनिटी को और ज़्यादा मजबूत किया है। एक हमारे पास अरमान है, अरमान कहता है कि जो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैं इससे मतलब कंट्री और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि और बाकी जो स्टेट्स हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस आ जाएगी कि हमें भी जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइज करो। और हरीश का व्यू पॉइंट ये है कि इस पॉलिसी ने कुछ नहीं किया, इस पॉलिसी ने सिर्फ इंग्लिश का डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया है बाकी सभी लैंग्वेजेस के ऊपर। नाउ लेट्स सी द आंसर। Sangeeta's advocacy for the policy of accommodation is a fitting response to India's language policy। हमारे हिसाब से जो संगीता ने जो रिस्पॉन्स दिया है या संगीता ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो बहुत अच्छा है इंडिया की अकोमोडेशन की पॉलिसी के लिए। This approach fosters unity among states with diverse linguistic background। संगीता की ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच से क्या होता है, हमारे जो स्टेट्स हैं उनके अंदर यूनिटी मेंटेन होगी, यूनिटी मेंटेन की जाएगी, लेकिन सभी स्टेट्स के पास अपने लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स भी होंगे, सभी स्टेट्स अपने लैंग्वेज को लेके चलेंगे, लेकिन उनके साथ साथ पूरे के पूरे इंडिया में के सभी स्टेट्स में जो है यूनिटी भी मेंटेन होगी। विदाउट सच एकोमोडेशन देयर माइट हैव बीन डिमांड्स फॉर सेसेशन फ्रॉम सेवरल स्टेट्स पोजिंग अ थ्रेट टू इंडियाज इंटीग्रिटी। अगर इंडिया में ऐसी लैंग्वेज पॉलिसी नहीं अपनाई जाती तो हो सकता है कि चांस है कि जो स्टेट्स हैं वो किस चीज़ की डिमांड स्टार्ट कर देते, सेसेशन की डिमांड स्टार्ट कर देते कि हमें इंडिया से अलग होना है, और इससे क्या हो जाता है, इंडिया की जो यूनिटी है, इंडिया की जो इंटीग्रिटी है उसके लिए थ्रेट जो है वो क्रिएट हो जाता। तो संगीता का आंसर बिल्कुल ठीक है कि इंडिया में जो लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई गई वो इंडिया की यूनिटी में हेल्प करती है, क्योंकि अगर इंडिया में ऐसी लैंग्वेज पॉलिसी नहीं अपनाई जाती तो इंडिया के जो स्टेट्स हैं जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट किए गए हैं वो शायद सेसेशन की डिमांड स्टार्ट कर देते कि हमें इंडियन फेडरेशन से अलग होना है, और वो इंडिया की यूनिटी के लिए क्या बन जाते, खतरा बन जाते। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट इज, यहाँ इट इज़ अ काइंड ऑफ एमसीक्यू। इन फीचर्स में से आपको सेलेक्ट करके बताना है कि इंडिया की जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका फीचर कौन सा है। फर्स्ट, द नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। की जो नेशनल गवर्नमेंट होती हैं वो कुछ पावर्स देती हैं, किसको, प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो क्या ये इंडिया के फेडरल गवर्नमेंट का एक फीचर है? मे बी इट इज़। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के बीच में। तो क्या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है? नहीं, इट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट। इलेक्टेड ऑफिशियल जो होते हैं उनके पास सुप्रीम पावर होती है कि वो कंट्री को रन करेंगे। इट इज़ अ फीचर ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? नो, इट इज़ अ फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डी, गवर्नमेंटल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो पावर है वो अलग अलग लेवल्स पे जो है डिवाइड की गई है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और फिर लोकल लेवल। यस, दिस इज अ फीचर ऑफ योर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आंसर क्या है कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो अलग अलग लेवल्स पे जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई है। किस चीज़ का फीचर है? ये फीचर है आपकी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। Let's move to the next question. A few subjects in various list of the Indian Constitution are given here। यहाँ पे हमारी जो अलग अलग तीनों लिस्टें हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसके कुछ एक सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं।
ग्रुप them under the union state and concurrent list as provided in the table below। और आपको इन सब्जेक्ट्स को उठा के इन तीनों लिस्ट में सेटल डाउन करना है कि कौन सा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड है, कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का पार्ट है और कौन सा सब्जेक्ट जो है कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंस की। तो डिफेंस जो है वो हमारी यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का एक पार्ट है। सो डिफेंस विल बी रिटन हियर, डिफेंस इज रिटन इन द यूनियन लिस्ट। सेकंड वी हैव एज द पुलिस। जो पुलिस होती है, पुलिस को कंट्रोल करने का जो काम होता है या फिर वो किसके अंडर में होती है, उसका काम होता है स्टेट लिस्ट के अंडर में। तो हियर इट विल बी इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। हियर इज द लिस्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट, हियर द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड हियर द सब्जेक्ट्स ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। नाउ लेट्स मूव टू द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो भी हमारी स्टेट लिस्ट के अंडर आता है, सो इट विल ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। फोर्थ एजुकेशन। एजुकेशन जो है हमारी ना यूनियन लिस्ट का हिस्सा है ना स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। एजुकेशन जो है हमारी कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज बैंकिंग। बैंकिंग हमारे इंडिया में किस लिस्ट का हिस्सा है? बैंकिंग हमारी यूनियन लिस्ट में आता है, तो हियर इट इज बैंकिंग। नेक्स्ट वी हैव इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इंडिया में ना स्टेट लिस्ट का पार्ट है ना सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है। फॉरेस्ट इंडिया में किस चीज़ का पार्ट है? कंकरेंट लिस्ट का, जिसके ऊपर दोनों जो है लॉज बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो इट इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल लिस्ट। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रेड। ट्रेड जो है हमारी किसका पार्ट है? स्टेट लिस्ट का पार्ट है, सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। लास्ट वी हैव इज मैरिज। मैरिज किसका पार्ट है? मैरिज जो सब्जेक्ट है वो हमारी कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूडेड है। सो हेयर इज द मैरिज। सो हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 9 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 9 ऑप्शंस को आपको सेटल डाउन करना है कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट का पार्ट है, कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का पार्ट है और कौन सा सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है? यूनियन लिस्ट में आपका डिफेंस आता है, कम्युनिकेशन आता है, बैंकिंग आती है, इसके अलावा करेंसी आती है। ये किसके पार्ट हैं? ये यूनियन लिस्ट के पार्ट हैं। स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? पुलिस हमारे स्टेट लिस्ट का पार्ट है, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये हमारे किस लिस्ट में आते हैं? स्टेट लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट में हमारे पास है एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिजेस। ये 3 पार्ट जो हैं हमारे वो किसके सब्जेक्ट हैं? कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Examine the following pairs that give the level of government in India and the powers of the government at that level to make laws on the subjects mentioned against each. Which of the following pairs is not correctly matched? इस क्वेश्चन में हमारे इस साइड पे गवर्नमेंट्स के लेवल दिए गए हैं और यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि कौन सी गवर्नमेंट किस लिस्ट के ऊपर लॉज बनाती है, और इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो मैच द फॉलोइंग है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। यस, फर्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है स्टेट लिस्ट पे। यस, इट इज राइट। स्टेट गवर्नमेंट किसके ऊपर लॉ बनाती है? स्टेट लिस्ट पे। सेकंड वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है यूनियन लिस्ट पे। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है यूनियन लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। थर्ड वी हैव सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे लिस्ट जिसपे दोनों ही गवर्नमेंट्स लॉज बनाती है। यस, इट इज कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के ऊपर लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। फिर ये बोलता है कि लोकल गवर्नमेंट लॉ बनाती है रेजिड्यूरी पावर्स पे। नो, इट इज़ रॉन्ग। इंडिया में रेजिड्यूरी पावर्स के ऊपर लॉ बनाने की जो परमिशन है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। रेजिड्यूरी पावर्स वो पावर्स होती हैं जो इन तीनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। ऐसे सब्जेक्ट जो इन 3 में से किसी भी लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम रेजिड्यूरी पावर्स बोलते हैं। और इंडिया में रेजिड्यूरी पावर्स के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सो ऑप्शन डी, दैट इज लोकल गवर्नमेंट्स के पास रेजिड्यूरी पावर्स हैं, ये रॉन्ग है। सो दिस इज योर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Match list 1 with list 2 and select the correct answers using the codes given below the list. आपको list 1 को list 2 के साथ मैच करना है। Who is the head of the Union of India? Who is the head of the state? Who is the head of the municipal corporation? And who is the head of the ग्राम पंचायत? So who is the head of the Union of India? तो Union of India के head होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। स्टेट का हेड कौन होता है? स्टेट के हेड जो होते हैं वो होते हैं हमारे गवर्नर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड होते हैं हमारे मेयर। और ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? ग्राम पंचायत के हेड होते हैं हमारे सरपंच। सो हियर इट इज यूनियन ऑफ इंडिया इज गवर्नड बाय प्राइम मिनिस्टर, स्टेट इज गवर्नड बाय गवर्नर, municipal corporation is governed by mayor, and gram panchayat is governed by the sarpanch of the village. Let's move to the next question. So this is the last question. Consider the following 2 statements. इन statements को consider कीजिए
एंड और फिर कंसीडर करने के बाद आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ए, इन अ फेडरेशन द पावर्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिमार्केटेड। एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर्स होती हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट्स के वो क्लियरली जो है मार्क्ड होती हैं, क्लियरली मेंशन होती हैं। यस, इट इज़ ट्रू कि एक फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट्स की जो पावर होती हैं वो क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। बी, India is a federation because the powers of the union and state governments are specified in the constitution and they have exclusive jurisdiction on their respective subjects. इंडिया एक ऐसी फेडरेशन है, इंडिया एक फेडरेशन है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो पावर हैं वो स्पेसिफाई की गई हैं या फिर मेंशन की गई हैं कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन में, और उनके पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि जो सब्जेक्ट्स उनको दिए गए हैं वो उनके ऊपर लॉ बना सकते हैं। यस, दे हैव द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर द सब्जेक्ट्स व्हिच आर गिवन टू देम। सो ऑप्शन बी इज आल्सो राइट। सी, Sri Lanka is a federation because the country is divided into provinces. ये बोल रहा है कि श्रीलंका एक फेडरेशन है या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया गया। नहीं, अगर कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड करते तो उससे कोई कंट्री जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बन जाता है, कोई फेडरेशन नहीं बन जाता। सो इट इज़ नॉट राइट। D, India is no longer a federation because some powers of the states have been devolved to the local government bodies. डी ऑप्शन बोल रहा है कि इंडिया अब एक फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर एक फेडरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ पावर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स की वो किसको दे दी गई? डिवॉल्व कर दी गई लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को दी जा रही हैं तो वो भी एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर होता है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? हमने पढ़ा था ए एंड बी, दिस बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सी एंड डी आर स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। सो ए बी सी दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। A, C, D, this is also wrong. A and B only, this is your answer. This is also wrong. So answer is A and B only. इसमें से सिर्फ A और B options जो हैं वो correct हैं. So we have done with the questions of this chapter. In next video we will start the next chapter, that is the gender, religion and caste. Thank you.